तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। रिमेनिंग जो हमारे 3 पार्ट रह गए आज हम डिस्कस करेंगे उसको, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, तीनों करेंगे। सबसे पहले हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको कहा गया है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एडिशनल चार्ज होता है। आपको कहा गया है जो एक टैक्सी है, जब आप टैक्सी आप लेते हैं, जैसे पहले समय जो था ना, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को दिया गया है कि एक टैक्सी जो है एक नियर डिस्टेंस, मतलब एक फिक्स जो आप चलोगे कि हमने इतना डिस्टेंस चला 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वहां तक का एक फिक्स चार्ज है। मान लो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, उसके अंदर करोगे जितना भी डिस्टेंस, तो उसका एक फिक्स चार्ज है, कितना तो लगेगा। ठीक है, मान लो तुम 2 किलोमीटर गए, मैं 3 किलोमीटर गया, तो सेम ही अमाउंट पे किया हमने, क्योंकि जो टैक्सी वाला है उसमें बोल रखा है कि इतना मिनिमम डिस्टेंस का इतना तो लेंगे, लेट से 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। ठीक है, ये क्या है? फिक्स चार्ज है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये क्या है? एक नियत है कि इतना तो लेना ही है, ठीक है ना, फिक्स है चार्ज। उसके बाद क्या है, उसके अलावा अगर तुम उससे थोड़ा सा ज्यादा जाओगे ना, उसके बाद पर किलोमीटर आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे, एडिशनल चार्ज वहां पे हो जाएगा। ठीक है ना, अतिरिक्त किराया उसमें जोड़ दिया जाएगा उस हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई? सबक बड़े क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो क्लियरिटी आएगा आपको इसमें। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। तो हमने क्या देखा कि जब क्या हुआ, कोई भी यात्री था, उसने ना 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूरी तय किया है, तो उसने 105 रुपए को दिया है। उस पर किसको दिया होगा? टैक्सी वाले को दिया होगा। ठीक है, कितना दिया है? 105 रुपए, जब 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब देखो, इस 10 किलोमीटर में एक तो होगा फिक्स चार्ज, नियत किराया, ठीक है, उसके अलावा एक अतिरिक्त किराया भी होगा, है ना। अब नियत कितना है और अतिरिक्त कितना है वो अभी आपको नहीं है पता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है आगे फिर, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। अब देखो, जब जर्नी किया गया 15 किलोमीटर का, इस बार क्या हो गया? 15 किलोमीटर। जब 15 किलोमीटर का ट्रेवल किया जा रहा है तो रुपए लग रहे हैं हमारे 155 रुपए लग रहे हैं, 155 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, ये दो आपको एक परिस्थितियां, कंडीशंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट की लाइन पढ़ो, आप क्या कहा गया आगे। व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्ज, नियत किराया कितना है, ये एक लाइन आपके लिखी हुई है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर की पर किलोमीटर का कितना चार्ज है। दो चीजें कहा है निकालने के लिए, तो आप एक को x मानोगे, दूसरे वाले को y मान। जो भी लास्ट की दो लाइन कह रहा है कि प्रति किलोमीटर कितना है और फिक्स चार्ज कितना है, नियत किराया कितना है, दो चीजों का आपको क्या करना है, एक को x दूसरे को y लेट करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें और क्या है वो बाद में निकालेंगे। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। सबसे पहले शुरुआत करें कैसे करें, माना कि, है ना, लेट करेंगे, माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, माना कि नियत किराया x रुपए है। ठीक है ना, मतलब कुछ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेट से x को क्या है, x रुपीज वो चार्ज कर रहे हैं, नियत किराया x रुपीज है। ठीक है, और दूसरा एक और क्या निकालने लिखा है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर, प्रति पर किलोमीटर का हमने क्या करा, किराया ले लेते हैं, प्रति किलोमीटर आ रहा हूं, प्रति किलोमीटर, ठीक है ना, प्रति किलोमीटर का हमने क्या करा, देखो सुनो मेरी बात, ये आपका किराया मान लो कि हमने y रुपीज है, ठीक है ना, पर किलोमीटर हमने क्या करा, y रुपीज दे दिया। ठीक, यहां से क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है,
10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना। पॉइंट समझना ध्यान से हमारा जो फिक्स चार्ज है अब वो कितना डिस्टेंस का है वो आपको क्लियर नहीं होगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला 10 किलोमीटर का इतना पे कर रहे हैं ना, देखो x रुपीस, ये हो गया x रुपीस जो हमने शुरुआत में दिया कि इतना। जब आप टैक्सी आपने लिया ना, जब आपने टैक्सी को बुक किया कि हम कहीं जाना है, लेट से कहीं भी जाना है, लेट से मुझे 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लगा कि भाई मैं इतना चार्ज शुरुआत में लूंगा, इतना डिस्टेंस लगेगा, 4 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर जाने का इतना लूंगा। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। पर किलोमीटर मतलब क्या है आपका नहीं पता ना, वो भी तो अब शुरुआत में कितना कहा उसने वो भी नहीं पता। ठीक, जो शुरुआत में कहा वो ये रहा अमाउंट, ठीक है ना। शुरुआत में इतना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। इसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे ये ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, देखो अगला क्या हो गया, सेटिस्फाई कर दिया है ना। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, दूसरे वाले में आपको हाँ ये 15 किलोमीटर 155 रुपए। सबसे पहले क्या, एक तो फिक्स चार्ज, ठीक है, प्लस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 15। 15 इंटू वाई क्यों लिखा, क्योंकि प्रति किलोमीटर कितना रुपए लेता है, वाई रुपए। तो 15 गुना वाई, ये प्रति किलोमीटर वाला चार्ज हो गया, और उसमें ये फिक्स चार्ज भी है, दोनों मिलाए कितना दे रहे हैं, ठीक है 155। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इससे सॉल्व कर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करोगे। समीकरण एक काम करते हैं, कोई एक समीकरण चलो इससे बना लेते हैं, इसी से बना लेते हैं, मान लो या इससे बना लेते हैं। x बराबर 105 माइनस में क्या आ गया 10y आ गया। ये बन गया आपका तीसरा समीकरण। इस समीकरण की वैल्यू कहां रख देंगे, इस वाले, है ना। हम लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, ये पूरा है आपका समीकरण 2। x की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है 105 माइनस 10y, उसके बाद प्लस में क्या है 15y बराबर 155, ठीक है। इसको सॉल्व करें, चलो अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, 5 बिल्कुल सही है, बराबर में 155। 105 को इधर ले आऊं, माइनस में आ गया 105, ठीक है। 5y बराबर सॉल्व करोगे 50 आएगा, 5 से कट गया, y की वैल्यू 10 आ गई। ये y था कौन, प्रति किलोमीटर चार्ज, कितने रुपए लग रहे हैं, 10 रुपए लग रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसी वैल्यू को समीकरण तीसरे में रखो, उससे क्या आएगा, उससे नियर किराया आएगा। फिक्स चार्ज कितना था टैक्सी वाला जो चार्ज कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ये कितनी वैल्यू है 105, ये आ गया 100, तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए। फिक्स चार्ज कितना है 5, बार क्रॉस चेक भी करेंगे। 5 यहाँ रख दिया, 10 यहाँ रखा, 100 प्लस 5 105, सही है, ओके। यही 5 यहाँ रखो और ये 10 को यहाँ रखो, बन गया 155, यस बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई करा। तो टैक्सी वाले का जो नियत किराया था, जो फिक्स चार्ज था वो 5 रुपए आया, और प्रति किलोमीटर किराया कितना है 10 रुपए। क्लियर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज और कहा गया था, क्या कहा गया है, कहा गया है how much does a person have a pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन, किसी इंसान ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूरी तय किया, तो कितना रुपए पे करेगा वो। अब बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है भाई 25 किलोमीटर ना, 25 किलोमीटर। हमारे पास कंडीशन देखो, अगर हम कंडीशन चले, हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, तो नियत किराया भी आ चुका है और एक भी आ चुका है। 25 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है उसको, मतलब यही है कि नियत किराया प्लस 25y, है ना। नियत किराया को देना पड़ेगा उसको, जो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और दूसरा 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से y से गुना कर देंगे 25 को। जैसे यहाँ पे 10 से गुना हुआ, जो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, 15 से गुना हुआ, दूसरे वाले इसमें 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस बार 25 कर रहे हो, तो नियत किराया सबसे पहले 5 रुपए देगा वो। उसके बाद 25 गुना किससे करेंगे 10 से, तो इस तरीके से आएगा 5 जमा 25 गुना 10,
250 255 रुपए उसको पे करना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए? 25। समझ में आ गया सबको? क्लियर है अच्छे से? क्लियर हो गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फ्रैक्शन वाला करते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट कराऊंगा, ठीक है। मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा। चल रेस कर दूं, फिफ्थ पार्ट करते हैं। रीड करो क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट का। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Okay, if 3 is added with both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Okay, तो मैं कहा है इस वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले पार्ट में फ्रैक्शन एक भिन्न निकालना, एक भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न फ्रैक्शन देखो, जब बात करें फ्रैक्शन का, भिन्न क्या होता है आपको पता होगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना भिन्न फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में अंश, अंश बटे में, मतलब एक नंबर होता है अंश में न्यूमिनेटर में, एक नंबर होता है डिनोमिनेटर में। जो कंडीशन ऐसा होगा उसे क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये नंबर्स कैसे होते हैं? इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीजर्स पूर्णांक के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। जो पहला इस क्वेश्चन में परिस्थिति है, ओके ठीक से हमें क्या फ्रैक्शन निकालेंगे ना, मतलब हमें कहना है न्यूमिनेटर भी निकालना है और डिनोमिनेटर भी निकालना है, तभी तो फ्रैक्शन का पता लगेगा। अंश और हर निकालना है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? इन्हीं को एक्स वाई लेट कर लेते हैं। अंश को मैंने एक्स लेट कर लिया, हर को वाई लेट कर लिया, तो फ्रैक्शन का फॉर्म क्या बना मेरा? एक्स अपॉन में। यहाँ पे क्लियर? पहली परिस्थिति क्या है? A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। देखो एक फ्रैक्शन था, ये रहा जिसे मैंने लेट किया, एक फ्रैक्शन यही है भाई मेरे जो लेट किया है मैंने, ठीक है। क्या कहा इसमें पहले वाले में? इस फ्रैक्शन में दो को जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो। कहाँ ऐड कर रहे हो? न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो भाई ऐड कर दो। ये लोग दो को जोड़ा, ऊपर भी नीचे भी। तो ये जो फ्रैक्शन शुरू में दिया था, शुरू में जो फ्रैक्शन दिया था, जब उसमें दो ऊपर और दो नीचे ऐड करा हमने, तो वो बन गया 9/11। वो बन गया 9/11। एक ये आपको ये ऐसा बोला है कुछ ने कि एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन में मैंने क्या करा? न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में, दोनों में क्या करा? दो जोड़ा, ऊपर भी दो जोड़ा, नीचे भी जोड़ा। तो वो जो भिन्न था शुरू में, जो फ्रैक्शन था, वो क्या बन गया? 9/11 बन गया। एक तो ये बात तुम्हें दे रखा है। दूसरा क्या दिया है? If 3 is added to both the numerator and the denominator, इस बार क्या कहा? जो फ्रैक्शन था हमारे पास x अपॉन वाई, ऊपर भी और नीचे भी क्या जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है। 3 को ऐड करने बोला, लो कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 5/6 बन गया। देखो ये दो चीज आपको दे रहा है, इसे आपको सॉल्व करना, रिड्यूस करना कहना गई, तो जाके आपके पास क्या होगा? इक्वेशन आएगा, ठीक है। फिर उसे आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करें, देखो अगर ऐसे करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 इंटू एक्स, 11x, 11 गुना 2 करोगे 22, 9 गुना वाई 9y, 9 दूनी, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो चर वाले हैं वेरिएबल उनको एक तरफ करेंगे, 11x, ये इधर आ गया, इस 22 को इधर ले आओ। महेश ध्यान दो, 18 में से 22 गया -4, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना एक्स 6x प्लस 6 दिया 5 गुना वाई 5 दिया 15, ठीक है। 6x
माइनस में इधर इससे ले आता हूँ 5y 18 को इधर भेजेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, कितना आएगा -6। ये दो इक्वेशन आपके आ चुके हैं, इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो। ऐसे स्पेशली कहा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप कर लो अभी, क्योंकि आपने वही सीखा अभी तक, है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से निकालो या आप लोग खुद करोगे, ये बता दो। मैं करवाऊँ ना, चलो मैं करवाऊँ। ओके, 11x इक्वल टू -4 प्लस में 9y, है ना, 9y। ओके, और नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई उसे क्या करेंगे, उसे यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड है। तो इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू आई है उसे क्या करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड में पुट करने का मतलब क्या है, तो 6 इंटू x की वैल्यू क्या है -4 प्लस 9y अपॉन 11, ठीक है, -5y। इसके अपॉन 1 ले सकता हूँ, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 54 अपॉन में 11 -5y अपॉन 1 इक्वल टू -3। इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम नहीं करोगे, 11 1 का एलसीएम 11 आएगा, ठीक है ना। ये चीज एज इट इज आ जाएगा, है ना। ओके, अब a के बारे में 11 बार में 11 गुना 5 करेंगे, -55y इक्वल टू -3, ठीक है। इसके स्टेप्स ऊपर ले आते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ ध्यान दो, 54y और 55y आपस में सॉल्व होगा। -24 मैंने ये वाला एज इट इज लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व करा, -y अपॉन में क्या है 11 बराबर में -3 बटे में। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इस पूरे को 1 से किया, -24 -y बराबर 11 गुना -3 -33, ठीक है। ध्यान देना, -y ऐसे ही रहा, -33, इसको इधर लाया प्लस में 24, इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 3 9, माइनस का 9, ठीक है। सही, यहां तक माइनस से माइनस कर दिया, y की वैल्यू आ गई 9। यहां तक हो गया क्लियर कि y की वैल्यू कितनी आएगी 9, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आया है उसे कहां पुट करोगे, समीकरण 3 में ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं भाई, x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11। देखो ध्यान से, -4 प्लस 9 इन 86, ये x की वैल्यू सॉल्व करो, इसको कितना आएगा 77 आएगा, डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ओके, x आ गया, y आ गया, और ये x y था क्या, अंश और हर ना, तो आपका फाइनली जो भिन्न होगा ना, भिन्न लिखोगे, अतः हैंस फ्रैक्शन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रैक्शन, हिंदी वाले भिन्न लिखेंगे, अंश बटे में हर ना, अंश बटे में हर, ठीक है। और अंश भाई साहब हमारे x है जो कि है 7, और हर कितना है 9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा भिन्न का, क्योंकि हमें भिन्न निकालना था, भिन्न x y है। क्रॉस चेक करते कि सही है करते, क्रॉस चेक करना ही बहुत जरूरी है। हमारा भिन्न है 7 बटे 9, है ना। पहला परिस्थिति क्या था, उनमें 2 जोड़ना था, देखो जोड़ो, 7 में 2 जोड़ो कितना आया 9, और 9 में 2 जोड़ो, पहला कंडीशन सही है हमारा, इसका मतलब। दूसरा चेक कर लेते हैं भाई, 3 जोड़ते हैं, चलो 7 जमा 3 10, और 9 जमा 3 12, अरे 10 बटे में 12, 2 के 5 कटेगा, देख
सही है आंसर। तो आपको वेरीफाई करना चाहिए हमेशा सॉल्व करने के बाद कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। समझ गए? इस तरह से आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे कि गलत है या सही है। आगे समझ में सबको? कोई डाउट है तो पूछो। कोई स्टेप समझ नहीं आया? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने भिन्न लिया, फ्रैक्शन लिया। फ्रैक्शन हमें कहा था फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन में जो कहेगा ना कि निकालना है, फाइंड क्या करना है, ज्ञान क्या करना है, वो भिन्न ज्ञान करना है, वो फ्रैक्शन निकालना है जिसका अंश और हर के बारे में कुछ बातें बताई कि अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करा, दो जोड़ा तो वो भिन्न बन गया फ्रैक्शन 9/11। और दूसरी परिस्थिति क्या कहा था, एक ऐसा भिन्न जो है वही वाला भिन्न एक ही भिन्न है वो, उसमें जब नीचे और ऊपर में क्या करा, 3 जोड़ा तो वो भिन्न बन गया 5/6। भाई भिन्न तो तभी निकल पाएगा कि कौन सा भिन्न था, वो 2/3 था, 4/7 था, कैसा भिन्न था। तो उस भिन्न का अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने क्या करा, एक को x दूसरे को y लेट किया और फिर अपना प्रोसेस फॉलो किया जो हमें कहा था। उस वे में लिख करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रिड्यूस किया, यहां से थर्ड इक्वेशन निकाला, उसे यहां पुट किया, सॉल्व किया, y आया, उसे फिर इक्वेशन थर्ड में पुट किया, ये रहा तो x आ गया। और फाइनली हम बनाएंगे तो फिर क्या था, हमारा x y का नंबर जो भी आया है उसको अकॉर्डिंग टू जैसे हमने लेट किया है उसको रख देंगे और फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम करेंगे 6 पार्ट। ठीक है, भेज दूंगा मैं ग्रुप में, ऐसे मत दो। ठीक है, 6 पार्ट करते हैं। रीड करो 6 पार्ट, सभी अपना रीड करेंगे। Five years hence, the age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago, okay, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? देखो इस सवाल में क्या है, एक जैकब है, एक उसका बेटा है। मतलब जैकब के पिताजी होंगे तो बच्चे को ऑब्वियसली बात है, बेटी की बात करें यहाँ पर। जैकब क्या है, फादर है, उसका एक सन है, बेटा है। ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ बातें कहेंगे। 5 years hence, जब भी बोले hence इसका मतलब बाद में, ऐसा होगा, बाद में होता है ना। आफ्टर, hence, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, आने वाला, फ्यूचर है ये, ऐसा होने वाला है एक समय। ठीक है, एक समय ऐसा होने वाला है। ओके, ऐसे ही। और बिफोर बोल दे, है ना, बिफोर बोल दे, अगो बोल दे, मतलब पहले। समझ गए? इंग्लिश में वर्ड ज्यादा यूज कर लेते हैं, बिफोर कभी यूज कर लेंगे, कभी अगो कर लेते हैं। हिंदी में बड़ा ही साफ साफ बोलेगा, इतने साल पहले या इतने साल बाद, ऐसे लिखो आपको मिलेगा, बड़ा ही शुद्ध लिखो। हाँ, तो पूर्व वर्ड, हाँ ठीक है, पूर्व मतलब समझते हैं आप लोग पहले ही, है ना। इंग्लिश में हो जाता है ये हैंस वर्ड का मतलब गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, ध्यान से रीड करा करें। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो, एक तो जैकब है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं, एक को जैकब है और एक उसका पुत्र है ना, दोनों को एक्स और वाई, उनका प्रेजेंट एज लेट करेंगे। जब भी एज वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा लेट प्रेजेंट करोगे और 99% आपको प्रेजेंट एज ही निकालने बोलता है। आपके साथ तो 99.9% बोलेगा, बड़ी बात जाके गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आपको हमेशा प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु ही निकालने बोलेगा। नहीं भी बोले वर्तमान आयु निकालने, तब भी आप लेट करोगे किसको, प्रेजेंट एज। हमेशा प्रेजेंट में काम करना, क्यों? क्योंकि आप इंसान है, डोरेमोन नहीं, टाइम मशीन में ट्रेवल करो। हमेशा क्या करोगे, प्रेजेंट एज को ही लेट करोगे, डोरेमोन वाला खेल मत करना है यहाँ पर। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। ठीक है, माना कि जैकब की वर्तमान
आयु x वर्ष है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स। इधर यहां तक ऐसे ही सेम उसके बेटे के लिए लेते हैं। माना कि बेटे की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, ये हो गया लाइन कंप्लीट। यहाँ पे क्लियर है? ठीक है। पहला लाइन जो कहा था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। लाइन दोबारा रीड कर लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो 5 साल बाद कुछ होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? उसका जो एज है ना, उसके बेटे की एज से 3 गुनी रहेगी। 5 साल बाद ऐसा होगा। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि अभी क्या एज है इनका? परसेंटेज एक्स और वाई है, मान है ना, इनको मैंने एक्स माना है, दूसरे को वाई माना है। प्रेजेंट में, वर्तमान में। ओके चलिए 5 साल बाद की बात करते हैं। 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, अब देखो जैकब कितने साल का है अभी? एक्स। 5 साल बाद कितने साल का होगा? आप बोला नहीं 5x नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अभी अगर आप 10 साल के तो 5 साल बाद आप 50 साल के हो जाओगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, ध्यान देना, जो भी आपका परसेंटेज है, मैं आपसे पूछूंगा 2 साल बाद 3 साल हो गए, 3 साल बाद, तो उसमें वो ऐड करना होता है। इतना ध्यान रखना हमेशा। अगर जैकब x साल का है, x ईयर्स का है, तो 5 साल बाद x + 5 होगा। और 5 साल बाद उसके बेटे की भी तो आयु बढ़ेगी, सबकी बढ़ती है, तो उसके बेटे की आयु कितनी बढ़ेगी? y + 5 आप बोलोगे। 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 होगी और उसके बेटे की y + 5 होगी। और एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो जैकब है वो अपने बेटे से कितना गुना रहेगा? 3 गुना, है ना, 3 गुना, 3 टाइम्स। तो जैकब किससे 3 गुना होगा? अपने बेटे से। तो उसके बेटे के साथ आप लोग 3 गुना डालना है, बराबर लगा देना। ये पहला कंडीशन समझ में आ रहा है? अगर सही से रीड करोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। कहा 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना रहेगी। तो मैंने कहा 5 साल पहले उसको भी आगे भेजते हैं भाई। अब टाइम मशीन यूज कर लो, कोई बात नहीं। 5 साल आगे भेजा, इसको भी भेज दिया, और 3 से इसको गुना करना है कि इसको, उसके बेटे को 3 से गुना करें, जो रिजल्ट आ रहा है ना वो इसके बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, 3 × y 3y, 3 × 5 15, x - 3y = 15। इस 5 को इधर भेजो, ये आ गया एक इक्वेशन। आप पहला कंडीशन यहाँ कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देख लो 7 गुनी, 5 साल पहले, इस बार 5 वर्ष पूर्व है। हाँ, 5 वर्ष पूर्व मतलब बिफोर, पहले की बात कर रहा है। अब 5 साल पहले, प्रेजेंट में जैकब x साल का है, x ईयर्स का है। 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? बोल दो भाई, x - 5। अगर मान लो मैं अभी 25 का हूं, तो आपसे पूछूं 5 साल पहले कितना होगा, तो आप 25 × 5 नहीं करोगे ना, माइनस करोगे 25 में से। ऑब्वियस सी बात है। तो जैकब अगर x साल का अभी है, x ईयर्स का है, तो 5 साल पहले x - 5 होगा। एज इट इज ऐसे ही उसके बेटे में भी सिर्फ 5 साल माइनस कर दो, क्योंकि 5 साल पहले ले जाऊंगा, दोनों को ले जाऊंगा साथ में। और एक लाइन इसमें क्या कह रहा है? 7 गुना, 7 टाइम्स। तो जैकब 5 साल पहले अपने बेटे से 7 टाइम्स का, 7 गुना का, बीच में बराबर लगना। इसको सॉल्व करेंगे दूसरा कंडीशन। ये प्लस में आएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे माइनस। ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, कैसे करोगे? इससे आप क्या करोगे? ये प्लस में 3y आ गया, ये बन गया समीकरण 3। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 3y - 7y = x। अभी क्या रखा मैंने? ये वाली वैल्यू। ठीक है, समीकरण तीसरे की वैल्यू रख रहा हूं। पहले में से तीसरा निकालूंगा तो तीसरा दूसरे में पुट करूंगा।
ओके, अब देखो इनको सॉल्व करो। -4y बराबर -30, ये 10 इधर आया, -4y ये कितना है -40। देखो माइनस से माइनस कट गया, 40 को 4 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 10। ये y है कौन, उसका बेटा है, मतलब बेटा का प्रेजेंट एज कितना है 10 साल है। तो मेरे को प्रेजेंट कितना है 10 साल। इस वैल्यू को यहां पुट करो, y की वैल्यू है ना, तो यहां रखूंगा या यहां, बताओ जहां y है वही रखूंगा भाई। ठीक है, कितना बना 30 और ऐड करते हैं तो लिखोगे आप। अच्छा हैंस जैकब का एज कितना है 40 वर्ष, और डेटा जो इसका है डेटे का क्या है भाई 10 ईयर्स। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट में लिखना, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना।